आबदा यार टीवी तो ऑफ कर दो। मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैं सोफे पे बैठा टीवी की तरफ देख रहा था। न्यूज़ चैनल लगा हुआ था मगर अब मैं थक चुका था। मैं मज़ीद टीवी नहीं देखना चाहता था मगर टीवी का रिमोट मुझसे दूर पड़ा था और हिम्मत नहीं थी कि उठ के रिमोट से टीवी ऑफ कर दूं। मैं बार बार अपनी बीवी को आवाज़ें लगा रहा था मगर वो मेरी किसी आवाज़ का कोई जवाब नहीं दे रही थी। मैंने फिर से आवाज़ें लगाना शुरू कर दी। आपदा प्लीज़ टीवी बंद कर दो। मेरे सर में दर्द हो रहा है और मेरे लिए चाय बना दो। और हाँ, सर दर्द की कोई टैबलेट भी ले आना। मैं सोफे पे लेटता हुआ बोला था। उसी वक्त ही वो कमरे के अंदर आते हुए दिखाई दी। नदीम, आप कब से आवाज़ें क्यों लगा रहे हैं? अब क्या काम पड़ गया है आपको? मैं कपड़े धो रही थी मगर आपको तो जरा भी सब्र नहीं। आप तो आवाज पे आवाज लगाए जा रहे थे। ये पता नहीं कि मैं मसरूफ होंगी, इसीलिए ही नहीं आ पाई। मेरे इतनी सी बात पे मेरी बीवी मुझे इतनी ज्यादा बातें सुना गई थी। आपदा, मैंने कहा टीवी बंद कर दो। मेरे सर में दर्द हो रहा है। अब मैं मजीद टीवी नहीं देख सकता। मैंने एक मर्तबा फिर से अपनी बात दोहराई तो वो अजीब नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। नदीम, मजाक की भी हद होती है। आपने दिन ब दिन मुझे पागल बना दिया है। टीवी जब चल ही नहीं रहा तो मैं उसे कैसे बंद कर सकती हूँ? प्लीज दोबारा मुझे परेशान मत कीजिएगा। अभी भी कुछ कपड़े रहते हैं जिन्हें मैंने आज ही धोना है, क्योंकि कल मैंने अम्मी की तरफ जाना है। वो ये कह के वापस मुड़ने लगी तो मैंने उससे आवाज दी, रुको, मेरी बात तो सुनो, टीवी तो बंद कर दो। प्लीज यार, मजाक मत करो। टीवी बंद कर दो। मुझे टीवी की आवाज से शदीद उलझन हो रही है। सर में दर्द हो रहा है। मैंने फिर से अपनी वही बात दोहराई जिसे मैं अब तीसरी मर्तबा करने लगा था। वो पीछे नहीं मुड़ी थी, वो चली गई थी और मैं फटते सर के साथ सोफे पे लेटा हुआ था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी खुद उठ के टीवी बंद कर पाता और उसने भी मेरी बात को मजाक में उड़ा दिया था। वो कह रही थी टीवी चल ही नहीं रहा, हालांकि मेरी आंखों के सामने न्यूज़ चैनल लगा हुआ था। मुझे गुस्सा आया मगर मैं कुछ भी न कर पाया। आखिरकार मुझे उठना ही पड़ा। मैं खुद उठा और टीवी को रिमोट से बंद कर दिया। इसके बाद ही मुझे कुछ सुकून आया। हर तरफ खामोशी छा गई। मैं दोबारा से उसी सोफे पे लेट गया। थोड़ी देर बाद वो कमरे के अंदर आई और कहने लगी कि आप भी ना कमाल करते हैं। पहले मुझे बेवकूफ़ बनाया कि टीवी ऑफ होने के बावजूद भी मुझसे कहा ऑफ कर दो, और अब खुद ही टीवी चला लिया। मुझे आपकी समझ नहीं आ रही। न जाने दिन ब दिन आप क्यों इतने ज़्यादा बच्चे बनते जा रहे हैं। शरारत अपनी जगह, मगर अपनी उम्र भी तो देखें। अब आप 26 साल के नौजवान मर्द हैं। कुछ तो ख्याल करें। उसकी बातें मेरा दिमाग ख़राब करने के लिए काफ़ी थी। मैं अभी अभी टीवी बंद करके सोया था और अब वो कहने के लिए आ गई कि मैंने टीवी ऑन किया है। आप ये तुम क्या कह रही हो? मैंने खुद उठ के टीवी बंद कर दिया था। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? प्लीज़ मेरा मज़ीद दिमाग मत ख़राब करो। पहले भी मैं तुम्हारी बातों से तंग आ चुका हूँ। मैंने ये कहते हुए अपना सर पकड़ के बैठ गया। वो मेरे करीब आके सोफे पे बैठी और कहने लगी, नदीम, क्या आपको मुझ पे तरस नहीं आता? आप क्यों दिन ब दिन ऐसे होते जा रहे हैं? मुझे पता है आप मजाक कर रहे हैं, आप मुझे पागल बना रहे हैं। टीवी चल रहा है, देखें यहाँ पे मेरा फेवरेट ड्रामा आ रहा है। आप तो ड्रामे नहीं देखते तो फिर आपने चैनल क्यों लगाया और आप क्यों कह रहे हैं कि टीवी बंद है? आपदा की बातें मुझे पागल करने के लिए काफ़ी थी। मुझ में मज़ीद हिम्मत नहीं थी कि मैं उससे बहस कर पाता। मैं उसी वक्त सोफे से उठा और बेडरूम की तरफ चला गया। ये वाला तो हमारा छोटा सा ड्राइंग रूम था, ये भी कमरा ही था मगर हम इसे ड्राइंग रूम के तौर पे इस्तेमाल करते थे। मैं अपने कमरे में गया और दरवाज़ा भी बंद कर दिया। मैं बेड पे लेट गया था और तकिया अपने सर पे दे दिया था। मेरा दिमाग फटने लगा था। कुछ समझ नहीं आ रही थी। एक तरफ आपदा की बातें और दूसरी तरफ मेरी अपनी सोच। आखिर मैं कैसे गलत हो सकता था? एक तो वो टीवी बंद करने के लिए नहीं आई थी और ऊपर से मेरी बात को गलत साबित करने पे तुली हुई थी। ये भी कोई बात थी? मेरी आंखों के सामने न्यूज़ चैनल लगा हुआ था, मैंने उठ के बंद किया और अब वो कह रही थी कि टीवी पे उसका फेवरेट ड्रामा लगा हुआ है। यही सोचते सोचते न जाने कब मुझ पे नींद की देवी मेहरबान हुई और मैं नींद की वादियों में खो गया। जब मेरी आंख खुली तो शाम के 7 बज रहे थे। ये देख के मैं हैरान रह गया। मैं तो 7 बजे कमरे के अंदर आया था और अब इतनी ज्यादा देर हो गई थी। ना जाने मैं इतनी देर कैसे सोता रहा। मैं बाहर आया तो वो कहीं पर भी नहीं थी। मेरी शादी को पूरे 9 माह हो चुके थे मगर अभी तक हमें कोई खुशी की खबर नहीं मिली थी। उसे ढूंढते ढूंढते आखिरकार मैं किचन में आ गया। वो किचन में रात की खाने की तैयारी कर रही थी। मुझे देख के कहने लगी, आप इतनी देर तक कैसे सोते रहे हैं? मैं कब से आपके उठने का इंतजार कर रही थी। अब तो शाम की चाय का वक्त भी निकल गया। मैंने भी चाय नहीं पी, बस अब खाना ही खाएंगे। उसकी बात सुन के मैं फ्रिज की तरफ बढ़ गया और वहां से एक खीरा उठा के उसे खाने लगा। वो मुझसे कहने लगी, आप तो अभी से ही सलाद खाना शुरू हो गए। अभी तो खाने में बहुत टाइम है। उससे बात हंसते हुए कही थी मगर मैंने उस बात पे कोई जवाब न दिया।
मेरे ज़हन में अजीब खिचड़ी सी पक रही थी, समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ और क्या नहीं। मैं 1-2 मिनट वहाँ पे रुका और फिर किचन से बाहर निकल आया। मैं फिर से ड्राइंग रूम में आ बैठा। मैंने टीवी ऑन किया और उस पे स्पोर्ट्स चैनल देखने लगा। अभी वो खाना भी वहीं पे ले आई। मुझे यहाँ बैठे हुए बहुत ज़्यादा वक़्त हो चुका था। वो खाना लेके आई तो हम दोनों मिलके खाना खाने लगे। आप एक बात तो बताओ, तुम्हारी बहन की शादी कब है? तुम जो कह रही थी कि कुछ दिनों में तुम्हारी बहन की शादी की शॉपिंग होने वाली है। क्या इसके लिए तुम्हें पैसों की ज़रूरत है? मैंने अपनी बीवी से बड़े प्यार मोहब्बत से बात की। मैं जानता था कि कुछ ही दिनों में उसकी बहन की शादी होने वाली है जिसके लिए उसे शॉपिंग करनी होगी, और अब मैं उससे खर्चे के बारे में पूछ रहा था। मेरी बात सुन के वो हंसती गई। नदीम, आप भी कमाल करते हैं। आप जानते हैं कि अपनी बहनों में सबसे छोटी हूँ मैं, और आखिर में मेरी ही शादी हुई है। मेरी सारी बहनें शादीशुदा हैं, मेरी किसी बहन की शादी नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? उसे दांत निकालते हुए कहा। उसकी बात मुझे अंदर तक हिला गई थी। 1 हफ्ता पहले जब हम उसके घर गए थे तो वहाँ पे उसकी सबसे छोटी बहन खड़ी थी, और मेरी सास ने कहा था कि कुछ ही दिनों में उसकी शादी है, और अब आपदा मुकर रही थी। आपदा, मजाक छोड़ो और ये बताओ, तुमने कुछ खरीदारी करनी है या कपड़े वगैरह हैं तुम्हारे पास? इस महीने ऑफिस से मुझे बोनस भी मिला है, इसलिए तुम शॉपिंग कर सकती हो। मजाक मत बनाओ और बताओ कब है शादी, ताकि मैं भी थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लूँ। मौसम चेंज हो रहा है, मेरे पास भी नए कपड़े नहीं हैं। मेरी बात को आगे बढ़ाने लगा। मैं बात को मुकम्मल तौर पे समझना चाहता था, मगर मेरी बात सुन के वो हंसती जा रही थी। उसे दोबारा से कोई जवाब नहीं दिया था, और फिर मैं भी खामोश हो गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्यों हंस रही है। मेरे खामोश होने पे वो कहने लगी कि नदीम, शादी से पहले मुझे मालूम नहीं था कि आप इतने ज़्यादा मजाकिया हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं बड़ी जल्दी शादी करा लेती। उसकी बात मुझे कुछ समझ नहीं आई। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली थी और फिर मैं खाना खा के ड्राइंग रूम से बाहर निकल आया। मैं सहन में इधर से उधर टहल रहा था। मेरे जहन पे दबाव बढ़ता जा रहा था। मैं इस बात को सोच रहा था जो उसने मुझसे की थी। उसकी कोई गैर शादीशुदा बहन नहीं थी। ना जाने वो मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी। क्या वो चाहती थी कि मैं उसकी बहन की शादी में ना जाऊं, या फिर कोई और मसला था? उसका जवाब मेरे पास नहीं था, मगर मैं ये जानता था कि वो मुझसे झूठ बोल रही है, और मैं ये भी जानता था कि उससे सच कैसे उगलवाना है। थोड़ी देर चहलकदमी करने के बाद मैं अंदर पहुंच गया। मोबाइल अंदर ही पड़ा था। मैंने मोबाइल में अपने ससुर का नंबर मिलाया और फ़ोन पे बात करने लगा। पहले मैंने इधर-उधर की बातें की और उसके बाद अपने मुद्दे पे आ गया। अंकल, सोबिया की शादी कब है? मुझे डेट पहले ही बता दीजिएगा, ताकि मैं ऑफ़िस से छुट्टी भी ले लूँ, क्योंकि आपके साथ मिलकर काम भी तो करवाना होगा। मेरी बात पे अंकल कहने लगे कि बेटा, अभी तो कुछ पता नहीं, 1-2 महीने बाद ही डेट रखेंगे। अभी तो बस ऐसे ही शॉपिंग कर रहे हैं। जब सारी शॉपिंग कंप्लीट हो जाएगी तो इसके बाद ही शादी की तारीख फाइनल करेंगे। इस तरह हमें मसला भी नहीं होगा, और सारे काम भी वक्त पे हो जाएंगे। अंकल की बात सुन के मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, और मैं समझ गया कि आपदा मुझे बेवकूफ़ बना रही है। मैंने अंकल से इधर उधर की 2-4 बातें की, और फिर हम पॉलिटिक्स के बारे में बातें करने लगे। वो भी पॉलिटिक्स के शौकीन थे और मैं भी। मैं कमरे में खड़ा भी बातें कर रहा था कि कमरे का दरवाज़ा खुला और आपदा अंदर आती दिखाई दी। ये क्या? आप शीशे के सामने खड़े होकर खुद से क्यों बातें कर रहे हैं? उसकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मैंने फ़ौरन से मुड़ के देखा, मगर उससे कोई जवाब न दिया, और अंकल से फ़ोन पे बात करता रहा। और फिर जैसे ही मैंने अल्लाह हाफ़िज़ कहा और फ़ोन जेब में रखा तो वो मेरे बिल्कुल करीब आके खड़ी थी। आपदा, तुम्हें ज़रा अकल नहीं है? मैं फ़ोन पे तुम्हारे ही बाबा से बात कर रहा था। बीच में बात करने की क्या ज़रूरत थी? अब जाओ यहाँ से, सारे काम जल्दी से ख़त्म करके आओ। इसके बाद हम कोई अच्छी सी मूवी देखेंगे। मैंने आम से लहजे में कहा तो वो अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी। क्या हुआ आपदा, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो? मैंने कहा तो वो नफ़ी में सर हिलाती हुई वहाँ से चली गई। मुझे कुछ समझ नहीं आई थी, और फिर थोड़ी देर बाद वो कमरे में आई तो उसके हाथ में 2 मग थे, जिनमें कॉफ़ी थी। हमारे बेडरूम में एक छोटी सी एलसीडी थी, उसी पर हम रात को मूवीज़ वगैरह देखा करते थे। वो भी बेड पे आ चुकी थी। उसने कॉफ़ी का एक मग मेरे हाथ में थमा दिया था। अब फिर रिमोट पकड़ के टीवी का चैनल बदलने लगी। उसे एक इंडियन मूवी लगा दी थी और फिर रिमोट एक तरफ रख दिया था। मैं उसको बड़े गौर से देख रहा था। वो आज मुझे कुछ बदली बदली सी दिखाई दे रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसके साथ क्या मसला है। मैंने तो उसे कुछ नहीं कहा था, मगर मैं ये नहीं जानता था कि वो मेरी वजह से ही परेशान हो रही है। आपदा, तुमसे एक बात कहूँ? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा तो वो इस बात में सर हिलाने लगी। तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो। क्या मसला है? क्या कुछ चाहिए तुम्हें? मैंने कहा तो वो नफ़ी में सर हिलाने लगी और कहने लगी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे आप चाहिए, और प्लीज़ आप मेरे साथ मजाक मत किया करें। मुझे समझ नहीं आती कि आप मजाक कर रहे हैं या फिर आप सीरियस हैं। उसकी बातें सुनकर मेरे कानों से धुआं निकलने लगा था।
वो फिर से वही बातें लेके बैठ गई थी। यार आबदा, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, तुम क्या कह रही हो? आखिर मुझे समझाओ तो सही। मैंने कौन सा मजाक किया है? मैंने तो आज कोई मजाक किया ही नहीं है। तुम खुद ही इस तरह का बिहेव कर रही हो। मैंने कहा तो उसकी आंखों में नमी आ गई। नदीम, जब मैं कमरे में आई तो आप शीशे के सामने खड़े ना जाने क्यों खुद से बातें कर रहे थे। अभी मुझे देख के मोबाइल निकाल के बिना कोई नंबर डायल के उस पर बातें करने लगे। ये कोई मजाक है भला? प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा मजाक मत किया करें। मैं डर जाती हूँ, मुझे समझ नहीं लगती कि आप मजाक कर रहे हैं या फिर वाकई में आप बात कर रहे हैं। उसे रोते हुए कहा था। मैंने उसके कंधे पे हाथ रख दिया। अच्छा, आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। अब छोड़ो इस बात को और टीवी देखो। मैंने उसकी बात सुन ली थी। वो टीवी देखने लगी, मगर मैं उसी बारे में सोच रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रही है। आखिर उसके साथ ऐसा क्या मसला है कि वो समझती है कि मैं उल्टी सीधी हरकतें कर रहा हूँ। हालांकि मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। और फिर वहीं पे बैठे बैठे मुझे याद आया कि क्यों ना उसे बताऊं कि उसके अब्बू ने कहा है कि अभी शादी की तारीख का कुछ पता नहीं, अभी बस शॉपिंग ही हो रही है। आपदा, मेरी उस वक्त तुम्हारे अब्बू से फ़ोन पे बात हो रही थी। वो कह रहे थे कि 1-2 महीने बाद ही तुम्हारी बहन की शादी की तारीख रखी जाएगी। मुझसे छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने खुद अंकल से सारी बातें पूछ ली हैं। अभी वो लोग शॉपिंग कर रहे थे। तुम भी इसी दौरान अपनी और मेरी शॉपिंग कर लेना। और हाँ, मेरा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना चाहो तो वो भी इस्तेमाल कर लेना। मैंने मुस्कुराते हुए कहा था। वो मुझसे ज़रा सी नाराज़ थी और उसकी नाराज़गी की वजह तो मैं नहीं जानता था, मगर मैं उसकी नाराज़गी दूर ज़रूर करना चाहता था। मेरी बात सुन के उसने चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया और फूट फूट के रोने लगी। मुझे समझ नहीं आई कि वह ऐसा क्यों कर रही है। आपदा, तुम्हें क्या हो गया है? अब मैंने इससे क्या कह दिया है? मैंने कहा तो है कि तुम शॉपिंग कर लेना, मैंने तुम्हें शॉपिंग से रोका तो नहीं है। मैं उससे शॉपिंग के बारे में बात करने लगा था। मैं नहीं जानता था कि वो क्या चाहती है। नदीम प्लीज़, मैं और मजाक बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप मेरे मरे हुए वालिद को कैसे अपने मजाक के बीच में ला सकते हैं? मेरे अब्बा इस दुनिया में है ही नहीं। आप क्यों उनका मजाक बना रहे हैं? हर मजाक एक हद में अच्छा लगता है, मगर अब तो आप हद से भी बढ़ते जा रहे हैं। उसे रोते हुए कहा था। उसकी बातें मेरे जहन पर हथौड़े की तरह लगी थी। थोड़ी देर पहले ही मैंने अपने ससुर से फ़ोन पे बात की थी, मगर वो कह रही थी कि उसके बाप को गुजरे हुए 5 महीने हो चुके हैं। मेरी जुबान गंग हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं खामोश हो गया था। आखिर मैं उससे क्या कहता? वो तो कह रही थी कि उसके वालिद अब इस दुनिया में नहीं हैं। मैं उसे कैसे समझाता कि अभी तो मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आबदा की ज़हनी हालत कुछ ठीक नहीं है। शायद उसने किसी टेंशन को अपने दिमाग पर सवार कर लिया था, जिसकी वजह से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही है। मैंने दोबारा से उससे कोई बहस नहीं की। मैंने सोचा था कि कल उसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा और डॉक्टर से कहूंगा कि आखिर मेरी बीवी के साथ क्या मसला है, किसे हर वक्त ही यही लगता है कि मैं उल्टी सीधी बातें और हरकतें कर रहा हूँ। अगली सुबह तो वैसे भी इतवार की सुबह थी। हम दोनों देर से उठे थे। वो कह रही थी कि आज उसे अपनी अम्मी की तरफ जाना है, मगर मैंने उससे कहा कि पहले हम डॉक्टर के पास चलेंगे, इसके बाद ही तुम अपनी अम्मी के घर जाना। मेरी बात सुन के वो दांत निकाल के हंसने लगी और कहने लगी, मुझे क्या हुआ है? मैं क्यों डॉक्टर के पास जाऊं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी बात सुन के मैंने उससे कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है, इसीलिए तुम ऐसा करो, तैयार हो जाओ, पहले हम डॉक्टर के पास जाएंगे और इसके बाद तुम्हारी अम्मी की तरफ चलेंगे। वो मेरी बात तो नहीं मान रही थी, मगर अम्मी के घर जाने के लिए ज़रूर तैयार हो गई थी। हम दोनों बाइक पे जा रहे थे। सबसे पहले मैं उसे हस्पताल ले आया। वो मना कर रही थी, लेकिन मैंने उससे कहा कि एक मर्तबा चेकअप करवा लेते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं। और जब उसका नंबर आया तो मैं भी उसके साथ अंदर पहुंच गया। मैंने डॉक्टर को उसकी सारी कैफियत बताई तो वो कहने लगे कि शायद आपकी बीविया को शिज़ोफ्रेनिया का मर्ज है, इसीलिए ही इन्हें वो सब कुछ नज़र आता है जो हकीकत में होता नहीं। जैसे ही डॉक्टर की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मुझे समझ आ गई कि क्यों वो इस तरह का रिएक्ट कर रही थी। मगर जैसे ही मैंने आपदा की तरफ देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। और फिर उसने डॉक्टर से कहा कि मुझे आपसे अकेले में कोई बात करनी है। उसकी ये हरकत मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी थी। मेरे होते हुए वो डॉक्टर से कह रही थी कि उसे अकेले में बात करनी है। ये मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। आपदा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे साथ आया हूँ, तुम्हारा शौहर हूँ। तुम अकेले में आखिर ऐसी कौन सी बात करना चाहती हो जो तुम मुझे नहीं बताना चाहती? मुझे थोड़ा बहुत गुस्सा आ गया। एक तो मैं उसकी वजह से इतना परेशान था, ऊपर से मुझे बाहर भेजने पे तुली हुई थी। और फिर उसने आंखों ही आंखों में ना जाने डॉक्टर को क्या इशारा किया कि डॉक्टर ने मुझसे कहा आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाके बैठ जाएं। मैं इनसे अकेले में बात करता हूँ, फिर ही मुझे इनकी बीमारी के बारे में मालूम होगा।
प्लीज़ आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं। डॉक्टर ने रिक्वेस्ट की तो मैं कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मुझे आबदा की सेहत से अजीज़ और कुछ भी नहीं था। डॉक्टर ने कहा था कि वो अकेले में उससे बातचीत करके उसकी बीमारी के बारे में मालूम करेंगे और इसके लिए मैं बाहर निकल आया था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने एक नर्स को भेज के मुझे अंदर बुला लिया और कहा कि आपकी बीवी ने मुझे सारी बातें बता दी हैं। दरअसल वहम का मर्ज़ उन्हें नहीं बल्कि आपको है, इसीलिए आपको ट्रीटमेंट करवाना होगा। मुझे डॉक्टर की बातें बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी। मेरी बीवी के साथ ना जाने क्या मसला था और वो मुझे शिज़ोफ्रेनिया का मरीज़ बना रहा था। मैंने उसी वक्त डॉक्टर के मुंह पे कह दिया, मुझे कोई बीमारी नहीं, मुझे कोई इलाज नहीं चाहिए। चलो आप द घर चलते हैं। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर लाने लगा। वो कह रही थी कि आप एक मर्तबा तफसील से बात तो कर लें, आपका मसला हल हो जाएगा। मुझे लग रहा था कि आपके साथ कोई मसला है, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि आपको वहम का मर्ज होगा। वो बोलती जा रही थी मगर मैंने उसका हाथ नहीं छोड़ा था और आखिरकार हम बाहर भी आ गए। वो मेरे पीछे बाइक पे बैठी थी मगर मैं बाइक सीधा घर ले गया। मैं उसे उसकी माँ की तरफ नहीं ले गया था। मेरा दिमाग घुमा हुआ था। उसे डॉक्टर के साथ मिलकर मुझे एक मरीज बना दिया जो मैं बिल्कुल भी नहीं था। घर पहुंच के मेरा गुस्सा जो पहले ही ज़्यादा था और भी बढ़ गया, क्योंकि वो कहने लगी, आप मेरी एक नहीं सुनते। आपको इतना बड़ा मर्ज है मगर आप अपना इलाज नहीं करवाते। मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। मैं अपनी अम्मी से इस बारे में बात करूंगी ताकि वो आपसे बात करें। वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रही थी और उसके जज्बात से मुझे गुस्सा आ रहा था। मैं आगे बढ़ा और उसका हाथ थाम लिया। मैंने सख्ती से उसका हाथ थामा था। मैं जानता था कि मैंने उसके साथ सख्ती की है मगर वो जो कह रही थी वो मैं बिल्कुल नहीं सुन सकता था। आबदा प्लीज़, तुम तो ऐसा मत कहो। ना जाने उस डॉक्टर ने क्यों ऐसी बात की है। मसला तुम्हारे साथ था। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर गया और ऊपर से उसने मुझे ही मरीज बना दिया। बस छोड़ो, हम दोनों के साथ कोई मसला नहीं। हम आराम से अपने घर में रहेंगे। हम किसी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। मैं ये कह के उसे बेडरूम के अंदर ले आया। अब वो कोई बात नहीं कर रही थी, बस वो यही कह रही थी कि मुझे मेरी अम्मी के घर जाना है। मगर मैंने उससे कहा कि आज तुम अपनी अम्मी के घर नहीं जाओगी। आज तुम्हें थोड़ा बहुत गुस्सा आया हुआ है। तुम आंटी को भी परेशान करोगी और अंकल को भी। जैसे मैंने ये कहा तो वो फिर से सर पकड़ के बैठ गई। तो मुझे उसकी वो बात याद आने लगी जब उसने कहा था कि मेरे बाप को गुजरे हुए 5 महीने हो गए हैं। मुझे अजीब सी उलझन हो रही थी। मुझे डॉक्टर पे गुस्सा आ रहा था कि आखिर डॉक्टर ने उसकी बीमारी को क्यों नहीं बूझा, जहाँ वो अपने जिंदा बाप को 5 महीने पहले मरा हुआ कह रही थी। इसका यही मतलब था कि वो बीमार है। अब मैं इसी बारे में सोच रहा था कि मैं कैसे इस मामले की तह तक जाऊं। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मुझे अपने ससुराल जाना चाहिए और देखना चाहिए कि सच्चा मैं हूँ या वो। मैंने उससे कहा कि तुम तैयार हो जाओ, हम आज ही तुम्हारी अम्मी के घर जाएंगे। तो वो थोड़ी बहुत खुश हो गई मगर चेहरे पर नाराज़गी अब भी थी। अबे थोड़ी देर के अंदर ही हम दोबारा घर से बाहर निकल आए और 15 मिनट के अंदर ही हम दोनों अपनी मंजिल पे पहुंच गए। वो बाइक से उतर के अंदर चली गई। मैं भी बाइक को अंदर लेके पहुंच गया मगर वो सहन में मुझे कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रही थी। मैं समझ गया कि ज़रूर वो अपने माँ बाप के कमरे में गई होगी। जैसे ही मैं वहाँ पे गया तो वो अपने माँ के गले लग के रो रही थी और मेरी सास से कह रही थी कि कोई बात नहीं बेटा, इतने दिन बाद मिल रही हो इसीलिए जज्बाती हो रही हो। मगर बेटा, अब तुम कोई छोटी बच्ची नहीं रही। तुम्हारी शादी को इतने महीने हो गए हैं। अब तो तुम्हें अपने घर रहने की आदत होनी चाहिए। उसकी अम्मी उसकी पीठ सहलाते हुए कह रही थी। वहां पे मुझे मेरे ससुर दिखाई नहीं दे रहे थे। अचानक से मेरे दिमाग में फिर से वहम बनने लगा कि कहीं शिज़ोफ्रेनिया का मरीज मैं तो नहीं। मैं इधर उधर देख रहा था और फिर मैं वहीं पे बैठ गया। आंटी मुझसे बातें करने लगी मगर वो चुपचाप अपनी माँ के साथ बैठी थी। उसने इस बारे में कोई बात न की और मुझे इंतज़ार था कि कब अंकल आए, वो उनके बारे में कोई बात करे। और फिर जैसे ही आंटी ने अंकल के बारे में कहा तो मेरी सिटी पिटी गुम हो गई। वो कह रही थी कि मैं कल ही उनकी कब्र पे फातिहा पढ़ने के लिए गई थी। दिल तो मेरा था कि मैं तुम लोगों के घर से भी होती आऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा शाम होने वाली है इसलिए मैं घर आ गई। आंटी की बातें मेरा दिमाग घुमा रही थी। वो भी अपनी बेटी की तरह की बातें कर रही थी। अब मेरा वहम और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। मगर मैं ये कैसे मान सकता था। मैंने तो कभी देखा भी नहीं था कि मेरे ससुर की मौत हुई हो। कल रात को तो मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई थी। मेरा दिमाग घूम रहा था। उसी वक्त मैंने आपदा से कहा, जब तुम्हें घर आना हो तो मुझे कॉल कर देना। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ। ये कह के मैं बिना कुछ खाए पिए वहाँ से निकल आया। हालांकि आंटी पीछे से आवाज़ें लगा रही थी और आखिरकार मैं बाइक पर घर पहुँच गया। घर पहुँचते साथ ही मैंने देखा कि आपदा वहीं पर मौजूद थी। हालांकि मैं अभी उसकी अम्मी के घर छोड़ के आया था। ना जाने वो मुझसे पहले कैसे वहां पहुंच गई। वो किचन में खड़ी चाय बना रही थी। आपदा, ये क्या, तुम अभी अभी कैसे वापस आ गई? अभी तो मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी के घर छोड़ के आया हूँ।
जैसे ही मैंने ये कहा तो मुस्कुराते बोली, खैर तो है आपको? थोड़ी देर पहले तो आपने कहा था कि अभी मैंने कहीं नहीं जाना, बाद में कभी चली जाऊंगी, और अब आप कह रहे हैं कि मुझे खुद छोड़ के आए हैं। आफ्ता की बात सुन के मेरा दिमाग फटने लगा और मैं बिना कुछ कहे कमरे के अंदर चला गया। और फिर वक्त यूं ही गुजरता गया। मुझे आफ्ता की हरकतें कुछ मशकूक लगती थीं। वो मुझसे खिंची खिंची रहती थी। वो मेरे करीब नहीं आती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आती थी कि ये सब क्या हो रहा है। मगर एक दिन जब मैं ऑफिस में बैठा था तो मेरे कोलीग ने आके मुझे कॉफ़ी का मग दिया जो बिल्कुल खाली था। मुझे उस पर बड़ा गुस्सा आया। मैंने उसे थोड़ी देर पहले कहा था कि कॉफ़ी लेके आ और वो खाली मग लेके आ गया। अदील, ये क्या तरीका है? अगर कॉफ़ी लेके नहीं आनी थी तो खाली मग लेके क्यों आए? जैसे ही मैंने कहा तो वो हंसते हुए बोला कि नदीम खैर तो है, तुम्हें कॉफ़ी का भरा हुआ मग क्यों दिखाई नहीं दे रहा? अदील की बात मेरे दिमाग के सारे सिस्टम को हिला गई थी। एक तरफ मुझे आपदा की बातें याद आ रही थीं, दूसरी तरफ मुझे अंकल से फ़ोन पे की गई बातें याद आ रही थीं, और अब अदील का ये रवैया मुझे बुखलाने के लिए काफ़ी था। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, मगर वो इस बात को पकड़ के बैठ गया। वो एक ही बात लेके बैठा था कि तुम कॉफ़ी क्यों नहीं पी रहे? कॉफ़ी का मग मेरी आंखों के सामने बिल्कुल खाली पड़ा था, और वो कह रहा था कि मैं कॉफ़ी क्यों नहीं पी रहा। आखिरकार मैंने थक हार के उसके सामने हाथ जोड़ लिए। जाओ भाई, यहाँ से जाओ, अपना काम करो, मुझे मज़ीद तंग मत करो। नहीं पीने मुझे तुम्हारी कॉफ़ी। मैंने हाथ जोड़ के कहा तो वो मेरी तरफ देखने लगा और फिर उठ के मेरे करीब आ गया और मेरे कंधे पे हाथ रख दिया। यार, खैर तो है? आज तो मुझे कुछ अजीब से लग रहे हो। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? उसने मेरे कंधे के साथ साथ मेरे सर पे भी हाथ रखा। उसी वक्त मैंने उसे अपनी उलझन बताई तो वो कहने लगा, यार, तुम मेरे कहने पर कॉफ़ी का एक सिप तो लो। देखो, कॉफ़ी है इस मग में। देखो, अब ठंडी भी हो गई है। तुम्हें क्यों वहम हो रहा है? उसकी बात ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। मैंने समझा था वो मेरी बात समझेगा और कहेगा कि मैंने मजाक किया है, मगर अब वो कह रहा था कि मैं ही झूठा हूँ। ठीक है, मुझे ही झूठा साबित कर दो। सब लोग मुझे ही झूठा साबित करने पे तुले हुए हैं। ठीक है, मैं झूठा हूँ। है इसमें कॉफ़ी, मगर मैंने नहीं पीनी, ले जाओ यहाँ से। मैंने ये कहा तो वो मुझसे दूर होकर खड़ा हो गया और फिर कहने लगा, ठीक है, अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बाद में बात करेंगे। उसने कॉफ़ी का मग नहीं उठाया था, वो अब भी मेरी टेबल पर बिल्कुल खाली पड़ा था। और जब मैं घर आया तो मेरे घर में मेरी सास आई हुई थी। शायद आपदा ने ही अपनी अम्मी को बुला लिया था। मेरी सास अजीब नज़रों से मेरे चेहरे को देखने लगी, जैसे मेरे चेहरे पे कुछ लगा हुआ हो। मैंने उनसे तबीयत वगैरह के बारे में मालूम किया और फिर अपना ऑफिस का बैग लेके अपने बेडरूम में आ गया। आपदा और उसकी अम्मी बाहर बैठी थीं और मैं अंदर आ चुका था। मुझे ऐसा लग रहा था कि आपदा अपनी अम्मी से मेरी शिकायतें लगा रही है। मुझे आवाज़ें यहाँ तक सुनाई दे रही थी। मुझे उस पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। वो मेरी बीवी थी। मैंने कभी भी उसकी शिकायत किसी से नहीं लगाई थी। हर इंसान में खूबियाँ और खामियाँ होती हैं, मगर अब मुझे लग रहा था कि वो मुझसे थक चुकी है। उसका दिल मुझसे भर गया था। शायद इसीलिए ही वो अपनी माँ से मेरी शिकायतें लगा रही थी। जब मेरे ज़ब्त का बंधन टूटा तो मैं उसी वक्त ही बाहर पहुंच गया। आबदा अपनी माँ के साथ हंस हंस के बातें कर रही थी। मुझे देख के खामोश हो गई। अब करो ना बातें, मेरे सामने मेरी बुराई करो, मैं भी तो देखूं कि आखिर कौन सी ऐसी बुराइयां मुझ में कूट कूट के भरी हैं जिनके बारे में मुझे ही नहीं मालूम। मैंने कड़े तेवर लिए कहा तो आंटी मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी, नदीम बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम तो पड़ोसियों के बारे में बात कर रहे थे, जिन्होंने नई बिल्ली ली है जो हर वक्त तुम लोगों के घर आ जाती है। आंटी की बात सुन के मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वो इतनी बड़ी हो के झूठ बोल रही हैं, और वो भी अपनी बेटी के सामने। मैं उन पे अफसोस के सिवा और कुछ नहीं कर सकता था। फिर मैं अपने कमरे में आ गया। वक्त यूं ही गुजरता गया। आहिस्ता आहिस्ता आपदा का रवैया पहले से भी ज़्यादा बदलने लगा। वो हमेशा मुझसे झूठ बोलती थी। हर चीज़ पे मुझे गलत साबित करने पे तुल जाती थी। आंखों में देखे कर झुठलाने का कहती। वो मैं कैसे झुठला सकता था? और एक दिन जब मैं ऑफिस में मेरी ज़रा सी तबीयत ख़राब हुई तो मेरे कोलीग मुझे डॉक्टर के पास ले गए। मैं बुखार के बावजूद भी ऑफिस में आ गया था। जब मेरे कोलीग मुझे डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने मेरे कुछ टेस्ट करवाए, और इसके बाद जो रिपोर्ट्स आई तो उसने कहा कि आपको शीज़ोफ्रेनिया का मर्ज़ है, और इसके लिए आपको बहुत जल्द इलाज शुरू करना पड़ेगा, वरना ये वहम आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख देगा। डॉक्टर की बात सुन के कि आखिर मुझे ये बात माननी ही पड़ी, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग एक साथ झूठ नहीं बोल सकते थे। मगर मैं कैसे मान सकता था? हर चीज़ में मुझे ऐसा लगता था कि मैं ही सच्चा हूँ, और अब भी मेरी आंखों के सामने पानी का ग्लास भरा हुआ ही था। मैंने अपने दोस्त से कहा, मुझे पानी का ग्लास उठा के दो, तो वो कहने लगा, यहाँ पे पानी नहीं है, बाहर चल के लेते हैं। हालांकि डॉक्टर की टेबल पर पानी का ग्लास पड़ा था। मैंने अपना सर पकड़ लिया। मैंने ना ही डॉक्टर से इस बारे में कोई बात की और ना ही अपने दोस्त से।
थोड़ी बहुत चेकअप और हिदायत सुनने के बाद मैं और मेरा दोस्त कमरे से बाहर निकल आए। उसने मुझे फार्मेसी से दवाइयाँ खरीद के दी और फिर हम घर पहुँच गए। वो भी मेरे साथ घर आया। मैंने उससे कहा कि मैं ठीक हूँ, मैं अकेला घर चला जाऊँगा, मगर वो मुझे मेरे घर तक छोड़ने के लिए आया था। वो घर के अंदर भी आया था। आपदा ने उसके लिए चाय का कप बनाया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि आपदा उसकी तरफ देख के हंस रही है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों के दरमियान कोई खिचड़ी पक रही है। इसीलिए ही वो मुझे मेरे घर तक छोड़ने के लिए आया है। मैंने उसी वक्त ही एहसन से कहा कि अब सब ठीक है, तुम यहाँ से चले जाओ, बाकी सब मैं खुद देख लूँगा। मुझे अच्छा तो नहीं लगा था कि मैं अपने दोस्त को अपने घर से जाने का कह रहा हूँ, लेकिन मुझे ये भी मंजूर नहीं था कि मेरी बीवी उससे हंस हंस के बातें करे, और वो भी मुझसे नजरें चुरा कर। मेरी बात सुन के उसके चेहरे पर नागवारी आ गई, मगर फिर उसने कहा कि दवाइयाँ वक्त पे ले लेना, अभी तो मैं जा रहा हूँ, मगर मैं कल फिर से चक्कर लगाऊंगा। वो मेरे बचपन का दोस्त था जिसने मेरे साथ बेवफाई की थी, क्योंकि हर वो दोस्त बेवफा है जो आपकी बीवी पे गलत निगाह रखे, और हर वो औरत भी बेवफा है जो आपके साथ एक मजबूत रिश्ते में होने के बावजूद भी किसी गैर मर्द के साथ राब्ते बढ़ाए। मैंने देखा था एहसन के जाते ही आपदा के चेहरे पे अजीब सी नागवारी आ गई। उसके चेहरे की रंगत जर्द पड़ गई, जैसे एहसन के जाने पर उसे बुरा लगा हो। एहसन उससे कह के गया था कि मुझे वहम का मर्ज लाहक हो गया है, और उसे समझा के गया था कि मुझे कौन सी दवाई किस वक्त देनी है। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गया तो वो दवाइयाँ लेके वहीं पर आ गई, मगर मेरा दवाई खाने का कोई मूड नहीं था। मेरा दिमाग खराब हो चुका था। मुझे आदत से नफरत महसूस हो रही थी। उसे मेरी आंखों के सामने ही एहसन से हंस हंस के बातें की थी। उसका लहजा मुझे बड़ा ही अजीब लगा, और फिर मैंने दवाइयाँ ना खाई और वक्त यूं ही गुजरता गया। वो मुझे हर रोज़ ज़बरदस्ती दवाइयाँ खिलाने की कोशिश करती थी, मगर मुझे नहीं लगता था कि उन दवाइयों का मुझ पर कोई असर होगा। इसीलिए मैंने एक दिन भी दवाई नहीं ली थी, क्योंकि मुझे कुछ गलत लगता ही नहीं था। आज इतवार का दिन था, मैं ऑफिस नहीं गया था। धूप निकली हुई थी। मैंने किचन से एक प्लेट में 2 माल्टे डाले और साइड में थोड़ा सा नमक लेके छत पे चला गया। जैसे ही मैं छत पे गया तो वहां पे आपदा पहले से मौजूद थी, जो किसी को हाथ के इशारे से बाय बाय कर रही थी। वो सामने वाली बिल्डिंग की तरफ देख रही थी। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैं समझ गया कि ज़रूर अब वो किसी गैर मर्द से बात कर रही होगी। मुझे ये मंजूर नहीं था कि वो मेरे साथ रिश्ते में हो, कि मेरे साथ धोखा नहीं कर सकती। यही सोच के मैंने माल्टो वाली प्लेट चारपाई पे रखी और आगे बढ़ गया, और उसे कंधे से पकड़ के पीछे किया। तो वो बुखला के मुझे देखने लगी और कहने लगी, क्या हुआ, आप मुझे गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। आपदा, मेरे सामने ज़्यादा मासूम बनने की ज़रूरत नहीं। मैंने खुद देखा है तुम सामने वाली बिल्डिंग में किसी को इशारे कर रही थी। बाज आ जाओ इस सब से, वरना अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो ये कह के वहां से चलती बनी कि आपकी बीमारी अपनी जगह पर, मगर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मुझ पर इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं। वो मेरी बीमारी का फ़ायदा उठा रही थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वो किसी को इशारे कर रही थी, और अब वो मेरी बीमारी का बहाना बना के यहाँ से चली गई थी। वो इस बात को भी मेरा वहम साबित करने पे तुली हुई थी, मगर मैं जानता था ये मेरा कोई वहम नहीं। मैंने खुद देखा था, और मैं आंखों देखा कैसे झुठला सकता था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे उसकी सरगर्मियाँ और भी ज़्यादा मशकूक लगने लगी थी। आए रोज़ वो घर से चली जाती। जब भी मैं ऑफिस से वापस आता तो वो घर पे मौजूद नहीं होती थी, और फिर अचानक से आ जाती। ना जाने वो कहाँ जाती थी, इस बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं अब इस मामले से पर्दा हटा के रहूँगा। आखिर वो क्यों मुझे धोखा दे रही है और क्यों मुझे पागल बनाने पे तुली है। एक दिन जब मैं ऑफिस न गया तो उसने बाहर जाने का प्लान किया। वो कह रही थी कि उसे अपनी दोस्त से मिलने के लिए जाना है। मैं समझ गया कि वो ज़रूर अपने आशिक से मिलने के लिए जा रही होगी। मैंने उसे बिला झिझक इजाज़त दे दी ताकि उसका पीछा कर सकूं। वो तैयार होकर परस उठा के घर से निकली, और इसी दौरान मैंने भी खुद को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि आज दूध का दूध और पानी का पानी करना पड़ेगा। मैं मजीद धोखा नहीं खा सकता। मैंने बाइक नहीं उठाई थी। मैं उसके पीछे पैदल चलने लगा। मैं जानता था कि उसकी दोस्त का घर तो करीब ही है, मगर जब अपनी दोस्त के घर से आगे बढ़ गई तो मेरी रही सही उम्मीद भी टूट गई। मैं समझ गया कि ज़रूर वो मुझे धोखा दे रही है। मैं उसके पीछे पीछे चलता जा रहा था। आखिर वो हमारे घर से ज़रा दूर वाले एक पार्क के अंदर चली गई, तो मैं भी उसके पीछे पहुंच गया। उसने मुझे नहीं देखा, और फिर वो बेंच पे जाके एक नौजवान के साथ बैठ गई और हंस हंस के बातें करने लगी। मैं दरख्त की ऊँट से ये सब कुछ देख रहा था। फिर मुझे अपने गुस्से पे काबू न रहा और मैं उन दोनों के पास पहुंच गया। आपदा, तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आती? दिन दिहाड़े गैर मर्द के साथ पार्क में बैठी हुई गुलछड़े उड़ा रही हो। मेरी बात सुन के वो बहुत ज़्यादा घबरा गई, मगर कहा कुछ नहीं था। वो आदमी भी वहीं पे बैठा रहा। उन दोनों के चेहरे पर घबराहट थी, मगर उन्होंने कोई जवाब न दिया। मैं उस पर चिल्लाने लगा। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा था। मैंने उससे पसंद की शादी की थी, और अब वो मुझे धोखा देने पे तुली हुई थी।
मेरी आवाज़ सुन के दूसरे लोग भी आ गए, जो मुझसे पूछ रहे थे क्या हुआ। मैंने उन्हें भी सारा सच बताया कि मेरी बीवी मुझे धोखा दे रही है। देखो, पार्क में गैर मर्द के साथ बैठी गप्पे हाँक रही है। मेरी बात सुन के एक आदमी आगे बढ़ा और मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा, भाई ये बेंच तो बिल्कुल खाली है, यहाँ पे तो कोई नहीं बैठा। जैसे ही उस आदमी ने ये कहा तो मेरे चारों तबक रोशन हो गए। मैंने उससे कहा, ये देखो मेरी बीवी बैठी हुई है, इसका आशिक है, ये दोनों मुझे धोखा दे रहे हैं और तुम लोग मुझे गलत साबित करने पे तुले हो। मैं रुहासा होके बोला था। उस आदमी ने कहा, यार यहाँ पे कोई औरत नहीं बैठी, कहाँ है तुम्हारी बीवी? ये बेंच बिल्कुल खाली है। हमें लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम हमें अपने घर का एड्रेस दो, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आते हैं। उनकी बात सुन के मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो कहने लगी, देखा कैसे बेवकूफ़ बनाया है मैंने तुम्हें, दूसरे लोग भी तुम्हारी बात का एतबार नहीं कर रहे। जैसे ही उसने ये कहा तो मेरा दिमाग फटने लगा और फिर मैं ज़मीन पे ढेर हो गया। इसके बाद शायद मैं बेहोश हो गया, मुझे कुछ होश नहीं था। जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को एक अस्पताल पे पाया। वहाँ पे 2-3 डॉक्टर थे और कुछ और लोग भी, जिनके चेहरे कुछ जाने-पहचाने लग रहे थे, मगर मैं समझ नहीं पा रहा था वो कौन लोग हैं। मगर मुझे उनकी बातें अच्छी तरह से सुनाई दे रही थी। कोई कह रहा था कि वहम का मर्ज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है क्योंकि दवाइयाँ नहीं ली गईं। तो कोई कह रहा था कि इन्हें अस्पताल में रखना चाहिए जब तक ये ठीक नहीं होते। और फिर दोबारा से मेरी आँखें बंद हो गईं और फिर जब दोबारा मेरी आँख खुलती तो मैं अस्पताल में ही होता। ज़िंदगी के दिन यूँ ही गुज़रते जा रहे थे। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अस्पताल से बाहर निकल पाता। मुझे वहाँ पे कभी आपदा दिखाई दे जाती तो कभी उसकी माँ। उनके अलावा मैंने डॉक्टर्स और नर्सेस के सिवा किसी को न देखा। ज़िंदगी के दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता मुझे महसूस होने लगा कि गलतियाँ मुझ में ही थीं। शायद यहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट अच्छे से हुआ था। मैं नहीं जानता था कि मुझे कितना अरसा यहाँ रखा गया। एक मर्तबा जब आपदा कमरे के अंदर आई तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। आपदा, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचा। मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे मरे हुए बाप को भी नहीं छोड़ा। मेरी बातों से तुम्हें और तकलीफ़ पहुँचती होगी। मुझे कुछ कुछ चीज़ें क्लियर याद आ रही थी। मुझे याद आ गया कि कब मेरे ससुर का इंतकाल हुआ। मेरी बात सुन के वो मुस्कुराते हुए बोली कि मुझे बहुत खुशी है, आप ठीक हो रहे हैं। हमें ये पहले ही कर लेना चाहिए था। अब देखें, 1 महीने के सेशन से आप कितने ठीक हो गए हैं। जैसे ही उसने 1 महीने का ज़िक्र किया तो मैं हैरान रह गया। मुझे तो यकीन ही ना आया कि मुझे यहाँ रहते 1 महीना हो गया, मगर ये सच था। और फिर मैं मज़ीद 15 दिन वहीं रुका। जब मैं घर पहुँचा तो मैं बिल्कुल ठीक था, मुझे सब याद आ गया। अब मुझे वहम का मर्ज़ नहीं था। मैंने हज़ार मर्तबा उससे माफ़ी मांगी और आज भी मैं उससे माफ़ी मांगी थी, मगर उसने मुझसे कहा कि आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? इसमें आपका कोई कसूर नहीं, आपको वहम का मर्ज़ था जो अब ख़त्म हो चुका। अब हमारी ज़िंदगी में कोई दुख बाकी नहीं रहा। मैं जानता था कि मेरी इन हरकतों से उसे कितनी तकलीफ़ पहुंची होगी। मैं उसकी तकलीफ़ का मदावा तो नहीं कर सकता था, मगर उसे आइंदा के लिए खुश तो रख सकता था ना। और फिर मैंने हमेशा उसकी खुशी का एहतमाम किया, जिससे मुझे अंदर तक सुकून मिलता था। वो औरत थी जिसने मुझे बीमारी के वक्त में भी अकेला नहीं छोड़ा और मेरी हर उल्टी सीधी बात को बर्दाश्त किया। और मेरा भी हक बनता था कि उसे ज़िंदगी की हर खुशी दूँ।